है 1971। गोरखपुर के मणिराम विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव का दिन है। एक उम्मीदवार के पास पूरी सरकारी मशीनरी है, पूरा इदारी तंत्र है और वो खुद सूबे का मुख्यमंत्री भी है। उस दौर में जब बूथ कैप्चरिंग एक आम बात थी, एक मुख्यमंत्री के लिए उपचुनाव जीतना कोई मुश्किल काम नहीं होना चाहिए था। मगर जब नतीजे आए तो हार का मुंह देखना पड़ा। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि चरण सिंह और इंदिरा गांधी के बीच की सियासी जंग, जिसमें दोनों तरफ से दांव चले जा रहे थे, उसमें आखिरकार यूपी की गठबंधन सरकार टूट चुकी थी और चौधरी चरण सिंह के जाने के बाद सूबे की सियासत एक ऐसे मोड़ पर खड़ी थी जहां हर दावेदार एक दूसरे को मुख्यमंत्री देखने को तैयार नहीं था। तब एक ऐसे शख्स का नाम सामने आया जो किसी गुट का खास नहीं था, इसलिए सबको मंजूर भी था, जिसने नेशनल हेराल्ड को माली तंगी में डूबने से बचाया था, जो लाल बहादुर शास्त्री का हमजमाती था, जो न विधानसभा का सदस्य था न विधान परिषद का, मगर फिर भी यूपी का मुख्यमंत्री बना। और सदन में उसके पहले ही दिन नारायण दत्त तिवारी खड़े हुए और बोले, जो साहब सदन के नेता की कुर्सी पर बैठे हैं वो तो राज्यसभा के सांसद हैं। 167 दिन यूपी की तारीख का सबसे छोटा कार्यकाल, उस रहनुमा की एक उपचुनाव में हार और फिर एक दिन एक ऐसा ऐलान, मैंने फैसला कर लिया है, और उसका प्रस्थान। वो पुरानी छिपी हुई बातें सब हैं और वो हमारे देश को फिर से महत्व बना करके रहेंगी। देश बड़ा होगा और इसमें आपको योगदान देना होगा। ये रुदाद है उत्तर प्रदेश के छठे मुख्यमंत्री त्रिभुवन नारायण सिंह की। नमस्कार, मैं हूं हेमंत और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स का साप्ताहिक शो सूबेदार। साल था 1920। हिंदुस्तान के जख्म अभी भरे नहीं थे। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में जनरल डायर की गोलियों ने सैकड़ों बेगुनाह जिस्मों को छलनी कर दिया था। 1919 के रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड और पहले विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों द्वारा किए गए वादे तोड़ने से पूरे देश में ब्रिटिश शासन के खिलाफ गहरा गुस्सा फैल गया था। इसी दौरान तुर्की में खिलाफत का मसला उठा। मुसलमानों के लिए खलीफा का ओहदा एक मजहबी अस्मिता का सवाल था और अंग्रेजों ने उसे चोट पहुंचाई थी। गांधी ने कहा, ये वक्त अलग अलग लड़ने का नहीं है। सितंबर 1920 में उन्होंने कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का ऐलान कर दिया। मंसूबा साफ था, अंग्रेजी हुकूमत से हर तरह का सहयोग बंद, उनकी अदालतों का बहिष्कार, उनके दिए हुए खिताब और तमगे वापस, उनके स्कूल कॉलेजेस को छोड़ दो, विदेशी कपड़ों की होली जला दो और खादी अपना लो। नतीजा हुआ कि वकीलों ने अदालतें छोड़ दी, अध्यापकों ने सरकारी स्कूल छोड़ दिए, नौजवानों ने डिग्रियां फाड़ी और हजारों लोग जिन्होंने कभी जेल का नाम भी न सुना था, खुशी खुशी सलाखों के पीछे चले गए। इसी आंधी में बनारस भी शामिल था। काशी विद्यापीठ के क्लासरूम में एक 16 साल का नौजवान पढ़ रहा था, मगर जब गांधी की आवाज कानों में पड़ी तो किताबें बंद कर दी गईं। मुस्तकबिल की परवाह नहीं की गई, घर वालों की फिक्र नहीं, बस एक ही ख्याल, जो पढ़ाई गुलामी की जंजीरें मजबूत करे उसे ठुकराना ही होगा, तहरीक आजादी में कूदना ही होगा। ये नौजवान थे त्रिभुवन नारायण सिंह। ये फैसला उस पूरे सफर की बुनियाद बना जो आगे चलकर पत्रकारिता से होता हुआ, सियासत के गलियारों से गुजरता हुआ और आखिरकार यूपी की सबसे बड़ी कुर्सी तक जा पहुंचा। आजादी की तहरीक के साथ साथ उनके भीतर एक और जज्बा चल रहा था, कलम का। साल 1926 टीएन सिंह ने पहली बार कलम थामा। लखनऊ से छपने वाले अंग्रेजी दैनिक इंडियन डेली टेलीग्राफ में बतौर रिपोर्टर और सब एडिटर काम शुरू किया। उस दौर में अंग्रेजी अखबार में लिखना, खबरें जुटाना और उन्हें सही अंदाज में पेश करना कोई मामूली हुनर नहीं था। यही हुनर आगे चलकर उन्हें बड़े मंचों पर बोलने और लिखने का हौसला देने वाला था। 1927 से 28 में वो वापस बनारस लौटे और काशी विद्यापीठ में अर्थशास्त्र के अध्यापक बने। फिर दिल्ली आए, हिंदुस्तान टाइम्स में सब एडिटर, फिर सब एडिटर इंचार्ज। मगर उनकी सहाफत का सबसे अहम पड़ाव आना अभी बाकी था, नेशनल हेराल्ड, वो अखबार जो खुद जवाहरलाल नेहरू ने शुरू किया था। टीएन सिंह यहाँ असिस्टेंट एडिटर से शुरू हुए और मैनेजर, फिर जनरल मैनेजर तक पहुंचे। यानी पूरे अखबार के इंतजाम की बागडोर टीएन सिंह के हाथों में थी। फिर वो दौर आया जो आसान नहीं था। नेशनल हेराल्ड माली तंगी से जूझ रहा था, अंग्रेजी हुकूमत की पाबंदियां थीं, मगर टीएन सिंह अखबार को बचा ले गए। यही वो दौर था जब वो नेहरू और कांग्रेस की आला कमान के रोज के संपर्क में भी आने लगे। अब उनका असली सियासी सफर शुरू हो रहा था, मगर जो बात उन्हें दूसरों से अलग करती थी वो यही थी कि मीडिया और मैनेजमेंट के उस पूरे सफर में उन्होंने कभी अपनी निजी सहूलियत या गुटबाजी को तरजीह नहीं दी। साफ सुथरी छवि थी और सादगी पसंद मिजाज था, लेकिन किसी खबर थी,
सुनने में मामूली लगने वाली यही ताकतें आगे चलकर उन्हें उस कुर्सी तक ले जाएंगी जहां पहुंचने के लिए बड़े बड़े दावेदार एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। पत्रकारिता और तालीम के बाद उनका दायरा और वसी होता चला गया। जनता प्रेस के मैनेजिंग पार्टनर बने और साथ ही दिल्ली की टेक्सटाइल लेबर मिल्स यूनियन के सेक्रेटरी की जिम्मेदारी भी संभाली। 1950 में वो प्रोविजनल पार्लियामेंट के सदस्य बने। फिर आया साल 1952, आजाद हिंदुस्तान का पहला आम चुनाव। टीएन सिंह को कांग्रेस के परचम तले बनारस ईस्ट सीट से मैदान में उतार दिया गया। उनके सामने थे सोशलिस्ट पार्टी के दिग्गज प्रभु नारायण सिंह, मगर टीएन सिंह ने पहले ही चुनाव में उन्हें शिकस्त दे दी और पहली लोकसभा के सदस्य चुन लिए गए। 1957 आया। इस बार मुकाबला और भी ज्यादा सख्त था। चंदौली सीट से उनके सामने थे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, समाजवाद के वो अफसाना जिनकी तकरीर सुनने के लिए हजारों लोग जमा हो जाते थे। लोहिया निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर मैदान में थे और उनकी ताकत को कोई कम नहीं आंक सकता था, मगर टीएन सिंह ने लोहिया को भी शिकस्त दे डाली। जो शख्स लोहिया जैसे कद के नेता को हरा सके, उसकी सियासी काबिलियत पर अब कोई शक नहीं कर सकता था। 1958 में उन्हें योजना आयोग का सदस्य नामजद किया गया। साल आया 1964। मुल्क ने जवाहरलाल नेहरू को खो दिया। प्रधानमंत्री की कुर्सी पर अब बैठे थे लाल बहादुर शास्त्री। शास्त्री और टीएन सिंह क्लासमेट्स रह चुके थे। शास्त्री ने अपने पुराने हमजमाती टीएन सिंह पर भरोसा जताया, उन्हें अपनी कैबिनेट में शामिल किया, उद्योग, सप्लाई और हैवी इंजीनियरिंग की जिम्मेदारी दे दी। काशी विद्यापीठ में साथ पढ़े दो दोस्त, एक प्रधानमंत्री, दूसरा उसकी कैबिनेट में। तारीख में ऐसे इत्तेफाक कम होते हैं। अगले साल 1965 में टीएन सिंह राज्यसभा के लिए चुने गए और आगे चलकर इंदिरा गांधी की कैबिनेट में स्टील, खान और खनिज मंत्रालय की जिम्मेदारी भी संभाली। यानी एक शख्स 3 प्रधानमंत्रियों नेहरू, शास्त्री और इंदिरा गांधी के दौर में सियासत के केंद्र में रहा, मगर कभी किसी गुट का खास नहीं बना। नवंबर आया 1969। कांग्रेस में वो ऐतिहासिक फूट पड़ी जिसने मुल्क की सियासत को हमेशा के लिए बदल दिया। इंदिरा गांधी एक तरफ और पार्टी के पुराने तजर्बेकार नेता दूसरी तरफ। टीएन सिंह के सामने वही सवाल था जो उस दौर के हर कांग्रेसी नेता के सामने था, किसके साथ जाएं? उन्होंने इंदिरा गांधी का साथ नहीं चुना, कांग्रेस ओ के साथ खड़े हो गई। वो धड़ा जिसमें कामराज, मोरारजी देसाई और चंद्रभानु गुप्ता जैसे पुराने रहनुमा थे। ये फैसला आसान नहीं था क्योंकि इंदिरा गांधी उस वक्त मुल्क की सबसे ताकतवर सियासी शख्सियत बनती जा रही थी, मगर टीएन सिंह ने उसूल को ताकत पर तरजीह दी। अप्रैल 1970 में वो दोबारा राज्यसभा के लिए चुने गए, इस बार कांग्रेस ओ के परचम तले, और इसी साल वो रास्ता खुला जो कुछ ही महीनों बाद उन्हें सूबे की सबसे बड़ी कुर्सी तक ले जाने वाला था। एक ऐसा सफर जिसमें दोस्ती, सियासत, इत्तेफाक और तकदीर सबका एक अजीब मेल था। अक्टूबर 1970 चरण सिंह की हुकूमत गिरा दी गई। सूबे में एक अजीब सा खलाह पैदा हो गया। कुर्सी खाली थी और दावेदार कई। मसला था कि मुख्यमंत्री की कुर्सी किसे मिलेगी, और यही सवाल इतना उलझा हुआ था कि 15 दिन से ज्यादा वक्त लग गया। एक तरफ थे सीबी गुप्ता, जिनका नाम सबसे पहले उछाला गया, मगर चरण सिंह और सीबी गुप्ता के बीच पुरानी खींचतान किसी से छुपी न थी। दोनों एक दूसरे को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर देखना नहीं चाहते थे। चरण सिंह ने सीबी गुप्ता के नाम पर साफ इनकार कर दिया। दूसरी तरफ जनसंघ और बाकी साथी चरण सिंह को दोबारा मुख्यमंत्री स्वीकार करने में हिचकिचा रहे थे। एक बार की हुकूमत में उन्होंने देख लिया था कि चरण सिंह अपने उसूलों पर कितने अड़ियल हैं और गठबंधन के लिए उसूलों से समझौता करना हमेशा मुश्किल होता है। दिल्ली और लखनऊ के सियासी गलियारों में मुलाकातों का दौर शुरू हुआ, चलता रहा। नाम उछाले गए, दावेदारियां आईं, मगर हर बार बात बनते बनते बिगड़ गई। और फिर हफ्तों की इस उलझन के बाद एक नाम सामने आया और सूबे के छठे मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले रहे थे त्रिभुवन नारायण सिंह। यह नाम आम आवाम के लिए नया था। टीएन सिंह इस वक्त न विधानसभा के सदस्य थे, न विधान परिषद के, बल्कि राज्यसभा के सांसद थे। ये बात इंदिरा गांधी के धुर मुखालिफों को भी हजम नहीं हुई। लखनऊ के हर शरण वर्मा नाम के एक शख्स ने अदालत का दरवाजा खटखटाया। पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट गए,
अर्जी रद्द कर दी गई। फिर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। एक ऐसी आईनी बहस शुरू हुई जो हिंदुस्तान की सियासी तारीख में दर्ज है। सवाल था, क्या संविधान के आर्टिकल 164 के सब आर्टिकल 4 के तहत किसी ऐसे शख्स को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है जो विधानसभा और विधान परिषद दोनों का ही सदस्य न हो, या यह प्रावधान सिर्फ उन मंत्रियों के लिए है जो पहले से सदन में हो और किसी वजह से अपनी सीट खो दें। ये टकराव सियासी भी था और अब कानूनी भी था। इंदिरा गांधी की कांग्रेस आर चाहती थी कि यह हुकूमत जल्द से जल्द गैर आईनी करार पाए और सूबे में उनका रास्ता साफ हो जाए। मगर सुप्रीम कोर्ट ने 16 मार्च 1971 को फैसला सुनाया और यह फैसला हिंदुस्तान के आईनी इतिहास में एक मील का पत्थर बन गया। कोर्ट ने माना कि आर्टिकल 164 का सब आर्टिकल 4 के तहत किसी भी शख्स को, चाहे वो सदन का सदस्य न हो, मुख्यमंत्री या मंत्री बनाया जा सकता है, बशर्ते वो 6 महीने के भीतर किसी भी सदन की सदस्यता हासिल कर ले। टीएन सिंह की नियुक्ति जायज थी। यह फैसला आज भी हिंदुस्तान के संवैधानिक कानून में एक अहम मिसाल के तौर पर पढ़ाया जाता है और इसी फैसले की बुनियाद पर आगे चलकर कई और नेता बिना सदन की सदस्यता के मुख्यमंत्री या मंत्री बने, जिनमें खुद सीबी गुप्ता भी शामिल थे। अदालत की जंग जीतने के बावजूद टीएन सिंह की हुकूमत के सामने असली इम्तिहान अभी बाकी था। अब सवाल था, टीएन सिंह इस 6 महीने की शर्त को कैसे पूरा करेंगे? आमतौर पर ऐसे हालात में 2 रास्ते होते हैं। पहला रास्ता उपचुनाव, दूसरा रास्ता विधान परिषद। शपथ ग्रहण के बाद पहली बार विधानसभा का सत्र बुलाया गया और उसी पहले दिन कांग्रेस आर के नारायण दत्त तिवारी, जो चरण सिंह की पिछली हुकूमत में वित्त मंत्री रह चुके थे, खड़े हुए और तंज भरे लहजे में बोले, जो साहब सदन के नेता की कुर्सी पर बैठे हैं वो तो राज्यसभा के सांसद हैं। पहले यह तो तय हो कि आखिर सदन का नेता कौन है। पूरा सदन एक पल के लिए खामोश हो गया। स्पीकर ने तिवारी से पूछा, क्या वो टीएन सिंह को मुख्यमंत्री मानते हैं? तिवारी का जवाब था, राज्यपाल ने इन्हें शपथ दिलाई है, इसलिए फिलहाल ये अपनी हुकूमत के मुख्यमंत्री हैं, मगर हम इन्हें मुख्यमंत्री के तौर पर मान्यता नहीं देते। शपथ के दिन से 6 महीने का वक्त शुरू हो चुका था और टीएन सिंह को इस मुद्दत में सूबे के किसी न किसी सदन की सदस्यता हासिल करनी ही थी, वरना कुर्सी हाथ से जाती। पर्दे के पीछे उनके शुभचिंतक दिन रात एक किए हुए थे। कोई ऐसी सेफ सीट ढूंढी जा रही थी जहां से उन्हें बिना किसी सियासी जोखिम के जिताया जा सके। टीएन सिंह की हुकूमत ने एक अहम फैसला किया कि 6.25 एकड़ तक जमीन रखने वाले किसानों का लगान माफ कर दिया जाएगा। मगर एक दिलचस्प बात भी हुई। कुछ बिल ऐसे थे जो पहले की चरण सिंह और कांग्रेस आर की हुकूमत के दौर में लाए गए थे और उस वक्त एसएसपी और भारतीय जनसंघ के सदस्यों ने उन्हें तानाशाही करार देकर उनकी सख्त मुखालफत की थी। अब वही बिल टीएन सिंह की हुकूमत में उन्हीं जमातों के समर्थन से, उन्हीं पार्टीज के समर्थन से विधानसभा में पास करा दिए गए। चरण सिंह का वो मशहूर गुंडा एक्ट जो उनकी हुकूमत के दौर में लाया गया था, टीएन सिंह ने उसे भी आगे बढ़ाया और 1971 में सर्वसम्मति से पास करवाया। लेकिन टीएन सिंह के पास वो सियासी आधार न था जो सीबी गुप्ता के पास था, न वो जमीनी पकड़ थी जो चौधरी चरण सिंह के पास थी। वो एक समझौते के चेहरे के तौर पर आए थे और समझौते के चेहरे की ताकत हमेशा सीमित होती है। इसी दौरान मुल्क की सियासत में एक बड़ी जंग छिड़ी हुई थी इंदिरा गांधी और उनके मुखालिफों के बीच। केंद्र में इंदिरा गांधी की ताकत रोज बरोज मजबूत होती जा रही थी और यूपी में टीएन सिंह की हुकूमत, जो इंदिरा के विरोधी गठबंधन की हुकूमत थी, उनके निशाने पर थी। इसी माहौल में मार्च 1971 में वो वक्त आया जिसका सबको इंतजार था। टीएन सिंह को मणिराम सीट से उपचुनाव में उतार दिया गया, जिसे आज गोरखपुर अर्बन के नाम से जाना जाता है। अगर जीत गए तो सीएम की कुर्सी पक्की, हारे तो 6 महीने की मोहलत खत्म होते ही इस्तीफा। घड़ी की सुई टिक टिक कर रही थी। मणिराम सीट, ये नाम यूं ही नहीं चुना गया था। ये वो सीट थी जिसका गहरा ताल्लुक गोरखपुर के गोरखनाथ मठ से था। यहाँ से महंत अवैधनाथ 1962 से लगातार जीतते आ रहे थे। पहले हिंदू महासभा के परचम तले, फिर निर्दलीय, फिर दोबारा हिंदू महासभा से, और उनके गुरु महंत दिग्विजयनाथ जो 1967 में गोरखपुर से लोकसभा के लिए चुने गए थे, वो अक्टूबर 1969 में इस दुनिया से रुखसत हो गए। 17 मई 1970 को गोरखपुर लोकसभा सीट पर उपचुनाव हुआ तो महंत अवैधनाथ जीत गए, मगर लोकसभा पहुंचने के लिए उन्हें विधानसभा की सीट छोड़नी पड़ी। 26 मई 1970 को उन्होंने मणिराम की सीट से इस्तीफा दे दिया और यही सीट खाली हो गई। महंत अवैधनाथ आगे चलकर योगी आदित्यनाथ के गुरु भी बने। टीएन सिंह के करीबियों ने इस सीट पर नजर डाली। गोरखपुर का इलाका था, मठ का असर था और गठबंधन के साथी भी मजबूत थे। लगा कि यह सेफ सीट है,
टीएन सिंह राजी हो गए, मगर किस्मत को कुछ और मंजूर था। हुआ ये कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने दिसंबर 1970 में तय वक्त से पूरा 1 साल पहले लोकसभा भंग कर दी। यह एक चौंकाने वाला फैसला था। मार्च 1971 में लोकसभा चुनाव के साथ साथ मणिराम का उपचुनाव भी कराया जा रहा था। महंत अवैधनाथ गोरखपुर लोकसभा सीट से निर्दलीय मैदान में उतर रहे थे और उन्हीं की सीट के दायरे में आने वाली मणिराम विधानसभा सीट से टीएन सिंह उतर रहे थे। इंदिरा गांधी खुद गोरखपुर पहुंची, अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के लिए प्रचार करने पहुंची। गरीबी हटाओ का नारा बुलंद था और बैंकों के राष्ट्रीयकरण की लहर थी। इंदिरा गांधी उस वक्त अपने सियासी उरूज पर थी और उनकी एक रैली हजारों वोट पलट दिया करती थी। नतीजे आए सबकी उम्मीदों के उलट। कांग्रेस के उम्मीदवार रामकृष्ण द्विवेदी ने मणिराम उपचुनाव जीत लिया। टीएन सिंह हार गए। महंत अवैधनाथ ने भी गोरखपुर लोकसभा सीट पर कांग्रेस के हाथों शिकस्त खाई। टीएन सिंह हिंदुस्तान के पहले ऐसे मुख्यमंत्री बने जो उपचुनाव भी हार गए और ये उपचुनाव हारने का मतलब था 6 महीने की मोहलत खत्म होने पर कुर्सी छोड़नी होगी। वो घड़ी जो शपथ के दिन से टिक टिक कर रही थी अब बजने वाली थी और दूसरी तरफ इस जीत ने इंदिरा गांधी के धड़े को वो हौसला दिया जिसकी उन्हें सख्त जरूरत थी। कांग्रेस की फूट के बाद यह पहली बड़ी फतह थी और इसने साफ कर दिया कि मुल्क की सियासत किस तरफ जाने वाली है। जो शख्स पत्रकारिता में ईमानदार रहा, तालीम में बेलाग रहा और सियासत में किसी गुट का खास ना बना, वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठकर भी वही रहा। उसने सरकारी मशीनरी को अपनी जीत का हथियार नहीं बनाया। कुछ दिनों बाद 30 मार्च 1971 टीएन सिंह सदन में खड़े हुए और एक ऐलान किया, मैंने फैसला कर लिया है, मैं अपना इस्तीफा राज्यपाल को भेज रहा हूं। मेरी गुजारिश है कि कल के लिए तय सदन की बैठक मुलतवी कर दी जाए। कोई लंबी तकरीर नहीं, कोई दोष किसी पर नहीं, एक वजनदार ऐलान और फिर वो दिल्ली लौट गए। राज्यसभा में अपना कार्यकाल जारी रखा। वही जगह जहां से वो यूपी की सियासत में आए थे वहीं लौट गए। सन 1977 में जब मोरारजी देसाई की जनता पार्टी की हुकूमत बनी, टीएन सिंह को पश्चिम बंगाल का राज्यपाल नियुक्त कर दिया गया। 1981 तक इस ओहदे पर तब तक रहे जब तक इंदिरा गांधी की नई हुकूमत ने उन्हें हटा नहीं दिया। राजभवन छोड़ने के बाद वो वापस बनारस लौट आए, उसी शहर जहां पैदा हुए थे, जहां पढ़े थे, जहां से उठे थे। लौटने के कुछ ही अरसे बाद सेहत जवाब देने लगी। 3 अगस्त 1982 को अपने जन्मदिन से महज 5 दिन पहले त्रिभुवन नारायण सिंह ने इस दुनिया को अलविदा कहा। वही बनारस जो उनकी शुरुआत थी, उनका आखिरी ठिकाना भी बनी। मगर यूपी की सियासत रुकी नहीं थी। टीएन सिंह की हुकूमत के दौरान जब वो गठबंधन को साधने में दिन रात जुटे थे, विरोधी खेमे से उनकी हुकूमत को घिरने की पूरी बागडोर एक शख्स के हाथों में थी। कांग्रेस आर की तरफ से विधानसभा में नेताए मुखालफत की अहम जिम्मेदारी संभाल रहे पंडित कमलापति त्रिपाठी। बरसों का सियासी तजर्बा, गहरी पकड़ और सदन के अंदर बाहर पर हर दांव पेंच की समझ, ये सब मिलाकर इस गैर कांग्रेसी हुकूमत को बेदखल करने में काम आया और इस पूरी सियासी बिसात का अंजाम यह निकला कि त्रिभुवन नारायण सिंह के बाद सूबे की बागडोर जिस शख्स के हाथ में गई थी, उसका नाम था कमलापति त्रिपाठी। वो शख्स जो विरोधी बेंच पर बैठकर हुकूमत गिराने में जुटा था, अब उसी कुर्सी पर जा बैठा था। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के 7वें मुख्यमंत्री कमलापति त्रिपाठी की। अगले हफ्ते शुक्रवार रात 8 बजे मॉलिटिक्स पर भूलेगा मत। शुक्रिया।